हे गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे, आप देख रहे हो एडुहैप। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि जो सीबीएसई के 10th क्लास के जो टॉपर्स होते हैं ना, उन बच्चों के हम कुछ मतलब सभी सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े एकाध पेजेस हम आपको दिखाएंगे और वहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए और उसके थ्रू आप डेफिनेटली चाहिए मतलब, और कौन सी चीजें हैं जो मतलब ऐसे मिथ है। मतलब ऐसे कई लोगों को लगता है ना कि हाँ नहीं, टॉपर तो ऐसे कर रहा होगा या बेस्ट हैंड राइटिंग होगी, ठीक है, या फिर उसका कट नहीं होता होगा। तो ये सब मिथ है, वो सब चीजें होती है और यहाँ पर हम देखेंगे भी, ठीक है। और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वाकई में, वो मैं आपको एंड में एज अ पॉइंटर्स में आपको सब बता दूंगा, ठीक है। एंड में पूरा जो है कलेक्शन ऑफ मेरे ख्याल से 8-10 पॉइंट्स है, वो सब प्रॉपर होंगे और वो एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले तो मैं कुछ ऐसे रैंडमली आपको पेजेस दिखा दूं कि देखो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बेहतरीन हैंडराइटिंग और बहुत बेहतरीन जो जिसका लिखावट होता है उसी को मतलब वही टॉपर बनता है, ऐसा नहीं है। ये सब टॉपर के ही पेपर से आप देख सकते हो। तो इधर पे टीचर को इनफैक्ट प्रॉपरली ढूंढना पड़ा है, लाइन कर करके और सही से ढूंढना पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। एंड अगर हैंडराइटिंग की बात करें तो इतनी बुरी भी नहीं है, पर मैं मतलब ऑब्वियसली आप देख रहे हो इतनी बेस्ट भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब इट इज नॉट जरूरी कि आपकी अगर हैंडराइटिंग नहीं है उतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी तो आप टॉपर बन नहीं सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यू कैन डेफिनेटली बी अ टॉपर अगर आप मतलब आपकी तैयारी उस तरीके से है और आपने थोड़ा प्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया है तो, ठीक है। अब देखो, हिंदी में एक बच्चे का हिंदी का पेपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हैंडराइटिंग अगेन इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन प्रॉपरली प्रेजेंटेबल बना के रखा है, स्पेसेस रखे हैं, तो मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब रीडेबल है ना, नीट है, रीडेबल है। तो एंड दिस भाई, ऐसे कौन बोलता है कि डिजाइन नहीं चलती, ये देखो विज्ञापन लेखन है ना। तो यहाँ पर देखो डिजाइनिंग भी करी हुई है, जिस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली मैं आपको थोड़ा कुछ चीज़ों पे ध्यान देने को कहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहली बात तो ये कि आंसर खत्म होने पे देखो ये 2 लाइन की स्पेस दी है, ठीक है। तो यहां पर स्पेसिंग वाली चीजों को ध्यान से देखो कि यहां पर 2 लाइन का स्पेस दिया हुआ है आफ्टर द एंड ऑफ, मतलब ऑल दी जो भी आंसर्स खत्म होते रहेंगे अगला लिखने में 2 लाइन का स्पेस दिया है। और हर पॉइंट के बीच में देखो, ये एक आंसर है, इसके हर पॉइंट के बीच में दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, यहां पर 1 लाइन का स्पेस दिया है। तो हियर इज ऑल्सो स्पेस, ठीक है। और वर्ड्स के बीच में भी आपस में प्रॉपर स्पेसिंग है। तो भाई साहब बहुत अहमियत रखता है ये भी, स्पेसिंग कितना अच्छा नीट क्लीन लग रहा है, ठीक है। हैंडराइटिंग उतनी मतलब एकदम 100% परफेक्ट या बेस्ट ना होते हुए भी अच्छा लगता है, ठीक है, अगर आप स्पेसिंग पे ध्यान दो। सेक्शन ऑब्वियसली आपको मेंशन करना चाहिए, ठीक है। एक और बात, अगर आप गौर से देखो तो आपको अगर दिख रहा हो कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन भी किया गया है, ठीक है। अंडरलाइन करने के लिए सेम कलर का पेन या सेम पेन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमको स्पार्कल से ऑब्वियसली वो अलाउड भी नहीं होता, ठीक है। तो ब्लू पेन इज मोर प्रेफरेबल ऑलवेज, एंड ब्लू पेन ही अलाउड होता है काफ़ी सारे बोर्ड्स में, ठीक है। ब्लैक पेन और रेड पेन जो है एग्जामिनर्स, चेकर्स, उनके लिए वो कलर कोडिंग दी गई है, तो ज़्यादा उस ऑप्शन को ना यूज़ करें, बेटर होगा ब्लू पेन को यूज़ किया जाए, ठीक है। हालांकि कुछ केसेस में अलाउड हो जाता है पर सभी केसेस में नहीं है, तो ज़्यादा प्रेफरेबल ये है कि भाई अपना सेफ साइड में ब्लू पेन को यूज़ करोगे, ठीक है। कौन सी पेन होनी चाहिए बताऊंगा मैं एंड में, उसका ब्रांडिंग नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो बता देता हूँ, जौन सी पेन आपको बेस्ट, मतलब हर पेन हर बंदे के लिए नहीं बनी होती। तो हो सकता है कि वो 2 रुपए वाली पेन भी जो है ना, 2 या 5 रुपए की आती होगी, आई गेस अब तो महंगी हो गई है, तो वो वाली पेन भी आपके लिए सही काम करे। तो ऑब्वियसली आपके लिए मतलब ऐसा होता ना कि मेरा रेनॉल्ड्स या रोटोमैक या जो कोई भी एक पर्टिकुलर पेन, अगेन मैंने कुछ मतलब ठीक है, हमारे टाइम से हम यूज़ करते अब तो पता नहीं मिलता भी कि नहीं। तो जो भी पेन से मेरी हैंडराइटिंग सही बनती है, मतलब मुझे लगता है कि हाँ यार दिस इज ओके, दिस इज गुड कंपेयर टू एनी अदर पेन, दैट इज परफेक्ट फॉर यू। कोई जरूरी नहीं कि भाई यही कोई पेन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ठीक है, यहाँ पर हमने देखा स्पेसिंग की अहमियत देखी, अंडरलाइन देखा, और देखते हैं और एग्जांपल्स में। सो यू कैन ऑल्सो सी हियर वंस अगेन जो स्पेसिंग वाली चीजें हैं। और देखो पॉइंट वाइज बड़ा आंसर है, तो देखो कैसे पॉइंट वाइज यहाँ पर ABCD के फॉर्म में कितना सिस्टमैटिकली पॉइंट वाइज दिया है। हालांकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन ABCD के फॉर्म में पूछा गया हो, पर
ऐसे आप पॉइंट वाइज कर सकते हो फॉर लॉन्ग आंसर्स। तो ये भी मतलब काफी क्लियरली देखो, एक सिंपल सी बात ध्यान रखो, पेपर चेकर भी इंसान है, उसको भी लगता है कि यार नहीं ऑर्डर में हो, सिस्टमैटिक हो, खुला खुला हो, मार्क किया हो, अंडरलाइन किया हो, जिससे कि मुझे ज्यादा गहराई में ना जाना पड़े, है ना। इतना भर भर के समुद्र बना दिया तो कैसे चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, आप अगर मार्जिन पे ध्यान दो तो यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई मार्जिन्स होती है, काफी बोर्ड्स में होता है। जिस बोर्ड एग्जाम्स में या जिस पेपर में अगर जिसके केस में नहीं है ये वाली मार्जिन, तो आपको ये ड्रॉ कर लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा अंदर मार्जिन मत करो, ठीक है। एक प्रॉपर जैसे उतना जहां पर उतना यहाँ पर देखो जितना है उधर सेम लग रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा मार्जिन गैप दिया हो, इधर आप उतना गैप नहीं दे सकते, इधर आपको कमी रखना है, ठीक है, ताकि आप लिख भी सको वहां पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंसर ज्यादा दिखाने के लिए आप मार्जिन को बढ़ा दे रहे हो, वो काम भी नहीं करना है। मार्जिन से वो सिस्टमैटिक लुक भी आता है, और काफी चीजें जो आप साइड में लिख के स्क्रिबल हो जाएंगी, कुछ छुप सकता है वो फोल्ड के बीच में, तो वो सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, क्या बात है भाई। इसके बाद देखो यहाँ पर साइंस में ही इफ यू सी बहुत ध्यान से, तो यहां पर कितना क्लियरली कौन सा मिरर यूज हुआ है, जो गिवन पार्ट है क्या फाइंड करना है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, गिवन टाटा टू फाइंड टाटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हो वो लिख दिया, और सॉल्यूशन। तो ऐसे भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी देखो, लेकिन कितना क्लियरली, कितना साफ साफ प्रॉपर गैप्स के साथ लिखा हुआ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, चेक करने वाले को फट से पता लगेगा। और देखो क्या फायदा होता है ना, कि अगर जब आप ज्यादा गोची करके नहीं लिखते हो ना, तो उससे क्या होता है कि आप बच जाते हो, कुछ सिली मिस्टेक्स पकड़ में नहीं आती। लेकिन अगर आप बहुत ठूस ठूस के लिख रहे हो, कंजस्टेड लिख रहे हो, तो फिर उस टाइम पे फिर मजबूरी में एग्जामिनर को चेक करना होता है अंदर जाके, और फिर कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक निकल के आती है, स्पेलिंग मिस्टेक या कोई भी दूसरी सिली मिस्टेक्स हो। तो बेटर है कि भाई उसको उसका काम आसान करो, हो सकता है आपको फायदा मिले, ठीक है। तो अब देखो, और फाइनल आंसर को कभी भी आपको देखो प्रॉपरली यूनिट लिखा हुआ है, पता है ना, यूनिट का सिस्टम नहीं लिखोगे हाफ नंबर कट जाएगा। और ये बॉक्स में डाल दिया है, जिससे क्या उसको और तकलीफ नहीं हो रही, वो फटाक से यहाँ पर आया। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी था, वो नहीं ध्यान दिया, सीधा यहाँ पर चेक कर लिया, मार्क्स मिल गया, ठीक है। तो इसके लिए क्लियरली वो फाइनल में जो है फाइनल आंसर को बॉक्स में दिया गया है। आप और चीजें देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, रफ वर्क यहाँ पर किया है बच्चे ने, देखो जो भी डायग्राम किया है ना प्रॉपरली, देखो एरो, रे डायग्राम में एरो डाला हुआ है सही से, और इसके अलावा सारी चीजें यहां पर प्रॉपरली मेंशन करी गई हैं। डायग्राम में लेबलिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। देख सकते हो ये जो डायग्राम बनाया है यहाँ पर कितना सिस्टमैटिकली जो चीजें हैं वो लिखी गई हैं क्लियरली, ताकि वो समझने वाले को, ठीक है, चेकर को एकदम सीधे से दिख गया, फटफट मार्क्स दे दिए, ठीक है। हर चीज सिस्टमैटिकली मेंशन करी गई है डायग्राम में, ठीक है। डायग्राम में लेबलिंग का भी सिस्टम, एक नियम ये होता है कि एरो हेड कभी भी जिसको पॉइंट कर रहे हो वहां पर होना चाहिए, नॉट टुवर्ड्स द लेबलिंग, ठीक है। और क्या चीजें हैं भाई, यस प्रॉपरली देखो, ये स्टेटमेंट जो मैक्सवेल राइट हैंड रूल अंडरलाइन किया है यहाँ पर, ठीक है। दे ओके फाइन, ये तो आंसर है वैसे। हाँ, एक चीज जो आप देखोगे कि देखो ये क्या ही राइट हैंड रूल का डायग्राम बना है, देखोगे भाई ये टॉपर का पेपर है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में डायग्राम पूछा नहीं गया होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो ये राइट हैंड इस तरीके से बनाया है, तो बस खाली एक ऑब्जर्वेशन दिखाने के लिए इस तरीके से बनाया गया है, जो कि एग्जामिनर को पसंद आया, भाई ठीक है इसने बना दिया, क्लियरली मेंशन रिप्रेजेंट भी कर दिया है। तो जहां पर जरूरी हो या जहां पर लगता है कि भाई इधर डायग्राम दिखा देना चाहिए छोटा सा, जिससे कि और क्लैरिटी आ जाए सामने वाले को, यू कैन डू इट। कोई परफेक्ट डायग्राम की जरूरत नहीं होती। देखो इसमें कितना ही टाइम लगा होगा यार, फटफट बना दिया, ठीक है। जहां भी डिफरेंस बिटवीन है भाई, एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके यहां पर पॉइंट्स, अपोजिट पॉइंट्स लिख दिए, और वहां भी पॉइंट्स के बीच में देखो गैप छोड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसको यहां से लिखा, इधर भी स्पेस दिया है, ताकि क्या है कि दोनों डिफरेंशिएट किया जा सके प्रॉपरली, ओके। तो ऑब्वियसली डिफरेंस बिटवीन है, तो ऐसे आपको कर सकते हो। अच्छा, एक चीज जो आप गलत देख सकते हो कि भाई, अच्छा नहीं ठीक है, यहां पर जब कट किया है तो एक सिंगल लाइन से स्ट्राइक किया है, इसको युद्ध नहीं लड़ा है, यहां पर मलयुद्ध नहीं लड़ा गया ऐसे करके, काफी लोग कर देते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज यहां भी कई पेपर में आप देखोगे उस तरीके से मलयुद्ध लड़ा, मतलब एक वर्ड को कट करना था, पीछे देखा था अपन ने, ऐसे कट कर दिया था, नॉट नीडेड दैट वे, ठीक है। आगे देखो,
यहाँ पर भी कट किया है। अच्छा, अब देखो, अब ये जो बनाया गया है, मतलब पेन से ही प्रॉपर, पेन से ही ऐसे बना दिया है, लिख दिया है, फिर भी मार्क्स मिल गए हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बहुत क्लीन, बहुत एकदम पेंसिल से लिखा हो, पेंसिल से ये बनाया हो, सॉरी स्केल से बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हाथ से बना दिया है, फिर भी मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर युद्ध लड़ने की कोशिश की हुई है, पर ठीक है, 2 ही लाइन स्ट्राइक आउट किया, वैसे 1 लाइन भी काफी होता है। ओके, इसके बाद अच्छा, अगर एक वर्ड कट है तो ऐसे करोगे, 1-2 वर्ड कट है तो पूरा पेज या हाफ पेज है तो क्या उसमें उसमें युद्ध कैसे लड़ोगे? तो उसमें युद्ध सिर्फ 1 लाइन से ऐसे क्रॉस कर देना है उसमें। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हो अगेन यहाँ पर पॉइंट वाइज है, और जो भी आंसर्स है उसको प्रॉपरली मेंशन कर दिया, खत्म, और क्या चाहिए। ओके, कमिंग टू, देखो रफ वर्क जब भी होता है फिजिक्स में या मैथ में स्पेशली, तो बहुत लोग ये कहते हैं, या फिर मतलब नॉर्मली यही बताया जाता है कि आपको लास्ट पेज या लास्ट के 1-2 पेजेस, 2-3 पेजेस आप रफ वर्क में यूज कर सकते हो अपने मेन शीट के। पर देखो होता क्या है ना, पेज पलटने के चक्कर में कई बार क्या होता है, मिस्टेक्स हो जाते हैं, दिमाग में नंबर्स घूम जाते हैं। और इसके लिए ये बच्चा जो टॉप किया होगा, ठीक है, उसने क्या किया है कि एक लाइन यहां बना दी है, और देखो इसको कैलकुलेशन, ये जो रफ वर्क जो पेंसिल से किया है वो भी ऐसा सीधा सीधा सेम ऐसे नहीं किया है, क्रॉस में लिखा है, जिससे समझ में ही आ रहा है कि भाई रफ वर्क है। वो बहुत ही ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, आप खुद यहां डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो इट इज नॉट जरूरी कि भाई आप लास्ट पेज पे जाकर रफ वर्क करो, मतलब मेरा खुद का सजेशन यही होगा, इंपॉर्टेंट ये है आंसर राइट होना। वो पीछे लिखने के चक्कर में अगर गलत हो गया तो गड़बड़ है भाई। तो माई पर्सनल चॉइस विल बी दिस। हाँ, इसको डिफरेंशिएट के हिसाब से देखो, यहाँ पर क्रॉस में लिख करा गया है। ठीक है, क्या स्मार्ट बच्चा है भाई। ठीक है, और यहाँ पर आंसर लिख रहा, सही है, गलत होने के चांसेस ही कम हो गए, सामने सामने कर रहा है, टाइम भी बच रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा पीछे आगे पेज पलटने में। ठीक है, सेम हियर। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज है, क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन नंबर लिखना, मेंशन करना, ये बहुत जरूरी है। ये लिखने में आप गड़बड़ी कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत तेज वाली। और कभी भी ध्यान रखो, मतलब एक मेरा एडवाइस या मेरा सजेशन ये होगा कि पेपर को शुरू से शुरू करो। कुछ केसेस में आगे मैथ्स में लोग करते हैं सेक्शन डी एंड ऑल, फॉर देयर स्पीड, उनके हिसाब से वैसा होता है, कर सकते हैं। पर नॉर्मली एक ट्रेंड ये है कि शुरू से स्टार्ट से करो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सॉर्टेड रहता है वो। ठीक है, और जब एक कोई पर्टिकुलर सेक्शन कर रहे हो, सेक्शन ए कर रहे हो, तो पूरा पहले उसको कंप्लीट करो। कोई आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, उतना स्पेस छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, बाद में कर दिया। बट ऐसे नहीं करना है कि एक सेक्शन कर रहे, एक सेक्शन का एक क्वेश्चन किया, दूसरे सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक सेक्शन कंप्लीट करो, जहां भी खत्म हो रहा है, भले आधा पेज बचा हुआ है, नया सेक्शन नया पेज पे लिखो, नए पेज से स्टार्ट करो। ये एक तरीका फॉलो करो, थोड़ा सा और सिस्टमैटिक चीजें हो जाती है, चेकर के लिए भी आसान होता है। आगे देखिए, अगर हम देखो ये जो पेपर जिसने एसएसटी का है, जिस बच्चे ने लिखा है, देखो प्रॉपरली सेक्शन मेंशन किया है, आंसर को कितना लाइन वाइज सिस्टमैटिक लिखा है, और जो सवाल है वही पूछा है, उसी का जवाब दिया गया है। ज्यादा मतलब सीबीएसई का एक सिंपल सा रूल है कि जो पूछा है सटीक आंसर करो, ज्यादा घुमाओ फिराओ नहीं। डोंट स्टार्ट विद एनी रैंडम, हाँ ऐसा पूरे कहानी में ऐसे था, ये वो नहीं, सीधा जो पूछा गया वही। तो यहाँ पर ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर क्लोज टू कांग्रेस, राजा राम मोहन रॉय पब्लिश संवत कौमुदी। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली उसका आंसर लिखा गया है, प्रॉपर स्पेसिंग, नो ऐसा नहीं कि नॉट अ परफेक्ट हैंड राइटिंग, बट स्टिल देखो कितना क्लियरली दिख रहा है। आप अगर एग्जामिनर होते, आप कितना फटाफट आपके लिए आसान होता यार, लाइफ आसान होती है। और ये बच्चे ने करके दिया, एग्जामिनर खुश, नंबर मिल गए यहाँ पर। ठीक है, तो टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ओके, आप देख सकते हो, 1 वर्ड तो 1 वर्ड, जहां पे जैसी जरूरत है वैसा आंसर लिखा गया। ठीक है, इधर देखो 1 वर्ड का आंसर, यहां पर देखो जो पूछा है उसका जवाब वहां पर दिया गया, स्टिल गेटिंग मार्क्स। क्योंकि ऑब्वियसली मार्किंग स्कीम अगर आपने देखी होगी तो भाई इसी तरीके तो होता है, जो चीज चाहिए, जो वर्ड चाहिए, जो लाइन होनी चाहिए, बस वही जरूरी है वहां पर। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग आंसर्स में पॉइंट यूज किया है, पॉइंट वाइज आप ऐसे एरो दिखाओ या फिर ABCD लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इंपॉर्टेंट चीजें जो भी है उसको मार्क करते हुए जाओ, उसको अंडरलाइन करते हुए जाओ। ठीक है, ताकि जो चेकर है उसको आसानी से वो देख सके, अच्छा ये लाइन है, ये लाइन है, मतलब बच्चे को आता है, ठीक है, नंबर दे दिए, मार्क्स दे दिए, हो गया। उसको पूरा लाइन ना पढ़ना पड़े, नहीं तो उसमें से मिस्टेक निकलने चालू कर देंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज, अगेन पॉइंट वाइज यहाँ पर
दिया गया है, आप देख सकते हो। तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, अगेन चेक दी स्पेसिंग, कितना ऑर्डर है, वर्ड्स के बीच में स्पेस है प्रॉपरली, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी हमने अभी तक देखा उन सब में कुछ बातें हमने नोट करी जिसको मैं आपको अब पूरा कंक्लूड कर रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है टू टेक इट अवे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यू हैव टू हैव अ परफेक्ट हैंड राइटिंग तो ये आपको फुल मिलेंगे। इंपॉर्टेंट इज योर प्रेजेंटेशन, हाउ नीटली यू कैन राइट इट, ठीक है। कट हो गया, गड़बड़ हो गया, मिस्टेक हो गया, एरर हो गया, तो उसको उतना हाईलाइट नहीं करना है। कट एक लाइन से स्ट्राइक कर दिया, एक लाइन से स्ट्राइक कट कर दिया, ठीक है, आगे बढ़ गए, ठीक है। आंसर को पूरा ऑर्डर में लिखते जा रहे हैं, एक सेक्शन को एक साथ कंप्लीट कर लिया, फिर अगले सेक्शन पे गए, ठीक है। मार्जिन्स प्रॉपर्ली ड्रॉ करी गई है। रफ वर्क के लिए मैंने बताया राइट साइड में सेम पेज पे कर लो, वहीं पे कर लो, क्रॉस में लिख दो, पेंसिल से काम खत्म। अंडरलाइन करो, लॉन्ग आंसर्स के लिए पॉइंट वाइज करो। देखो सेम चीजें यहाँ बता रहा हूं मैं। यूज अ पेन दैट इज कंफर्टेबल टू यू एंड दैट गिव्स यू गुड हैंड राइटिंग। मतलब हो सकता है ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, ऐसे वो वाला जो आता है ना ऐड, वैसा नहीं है। आपके लिए कौन सा पेन आपको सही लगता है बस वो लो, दोस्त का कौन सा है वो उसका चॉइस है, ठीक है। ब्लू पेन प्रेफरेबल। गो इन ऑर्डर, ठीक है। सेक्शन ए से शुरू करो और एक सेक्शन कंप्लीट करके आगे एक सेक्शन में जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं, कोई चीज़ नहीं आ रही, ठीक है, उतना गैप छोड़ दिया। और एक और पॉइंट मैं आगे बताऊंगा उस पर। राइट नीटली, हैंड राइटिंग इज ज़्यादा, नीटनेस इंपॉर्टेंट है, हैंड राइटिंग से ज़्यादा क्या है, नीटनेस इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया था, ठीक है। प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स, प्रेजेंटेशन जो है नीटनेस में, प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रॉपर स्पेसिंग, चाहे वर्ड्स के बीच में हो, चाहे हर पॉइंट के बीच में हो, चाहे आंसर के बाद हो। अच्छा, दो आंसर को आप पेंसिल से लास्ट में जब खत्म होता है आपका पेपर, तो आप हर आंसर को पेंसिल से एक लाइन से सेपरेट कर सकते हो स्केल पेंसिल यूज करके, और सिस्टमैटिक लगेगा वो, ठीक है। मार्जिन ड्रॉ कर लो, अगर नहीं है राइट साइड में तो ड्रॉ कर लो, बहुत बड़ी मार्जिन नहीं रखनी है, ठीक है। पेंसिल से सेपरेशन जो मैंने बताया आंसर्स के बीच में, ठीक है। और कट हो गया तो एक लाइन से स्ट्राइकिंग कर देनी है, युद्ध नहीं लड़ना है। न्यू सेक्शन और न्यू पेज, नया सेक्शन, सेक्शन ए है तो एक पेज पे से स्टार्ट किया आपने, खत्म किया, कहीं सपोज बीच में खत्म हुआ, एक दो लाइन भी लगा, ठीक है। एक मान लो कि चौथे पेज पे सेकेंड लाइन पे हो गया सेक्शन ए खत्म, पांचवें पेज से सीधा सेक्शन बी शुरू करोगे ताकि वो क्लियरली समझ में आए। और वहां पर चाहिए तो पेंसिल से एक लाइन स्ट्राइक कर दोगी जो खाली बचा है, ठीक है। 2-3 लाइन ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच आंसर, हर आंसर खत्म होने के बाद एटलीस्ट 2 लाइन छोड़नी है, ठीक है, ताकि वो सेपरेशन प्रॉपरली दिखे। ट्राई टू राइट टू द पॉइंट आंसर, ठीक है, घुमाऊ फिराऊ आंसर नहीं लिखना है, सीबीएसई को पसंद है जो पूछा गया है सीधा उसका जवाब दो आप, ठीक है। राइट लॉन्ग आंसर्स पॉइंट वाइज, जितने लंबे आंसर्स है कोशिश करो पॉइंट वाइज, स्पेशली एसएसटी में या साइंस में भी पॉइंट वाइज लिखो। जितने भी थ्योरी वाले आंसर है वो उतना अच्छा क्लियर और सिस्टमैटिक लगता है, ठीक है। चेक करने वाले को आसानी होती है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने बताया जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। यूनिट्स एंड बॉक्सिंग टू द फाइनल आंसर इन मैथ्स एंड फिजिक्स में बताया, यूनिट लिखना भूलना नहीं, ठीक है, और फाइनल आंसर को बॉक्स में करना है। यूज डायग्राम वेर एवर नीडेड इन साइंस एंड मैथ, ठीक है, जहां जहां पर डायग्राम की जरूरत है साइंस और मैथ में, भले नहीं पूछा गया है ड्रॉ कर दो, ठीक है। और प्रॉपर लेबलिंग जो है बहुत ज़रूरी है, जहाँ भी अगर डायग्राम है सही तरीके से लेबलिंग करना इंपॉर्टेंट है। रफ कैलकुलेशन वर्क विथ पेंसिल, अच्छा जहाँ जहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, अगर आपको आ रहा है कोई क्वेश्चन में अगर पूछा है आपको लग रहा है एग्जाम्पल देखिए वो और क्लियर होगा, तो अगर आपको एग्जाम्पल में श्योर हो, भले नहीं पूछा है तो आप दे सकते हो, लेकिन श्योर नहीं हो मत लिखो, ठीक है। रफ कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या बताया, राइट साइड में एक मार्जिन से पहले थोड़ा सा एक पेंसिल से ड्रॉ कर लो और वहां पे क्रॉस में आप लिख दो, यहाँ पे आपका सम्स हो गया और यहाँ पर आपका रफ वर्क हो गया, इधर ही टाइम भी बचेगा और पीछे पलटने से कैलकुलेशन में गड़बड़ी होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कीप अ कंटिन्यूअस वॉच ऑन टाइम, बहुत जरूरी है कि ये सब चीजों के चक्कर में आपका पेपर ना छूट जाए, तो प्रॉपरली टाइम का वो बैलेंसिंग भी जरूरी है। और सबसे जरूरी है सब कुछ तब हो पाएगा जब आप एग्जाम की प्रैक्टिस, मतलब वैसे सेम टाइमिंग पे 10 साढ़े 10 का टाइम जो आपका होता है, तो आप समझो हर संडे अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि भाई 80 नंबर का पेपर आप सॉल्व करो, ठीक है, विद लेटेस्ट पैटर्न, और आपका प्रॉपर टाइम पे हो जा रहा है ये अभी से प्रैक्टिस करो। हो सकता है शुरू में ना हो, लेकिन विथ प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, और अभी से करोगे तो वो आपके लिए काम आना है। इसके बाद एक और पॉइंट देखो, समटाइम्स ये ना बहुत ही जरूरी बूस्टर है, नॉट रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन बट इंपॉर्टेंट टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि देखो एक नियम सीबीएसई या बाकी बोर्ड्स में भी अक्सर होता है
कि अगर मान लो ऐसा हो गया कि एक क्वेश्चन है जो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, या आपको नहीं पढ़ाया गया था, या एकदम सिलेबस के बाहर की चीज है, और बाद में बोर्ड्स को जब ये कंप्लेंट गई तो हो सकता है कि जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, उसका नियम ये होता है कि जो बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था भले ही गलत है तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे, पर जिसने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, भले ही वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस था, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे उसको। ऐसे नियम कई बार आ जाते हैं, वो मतलब टाइम टू टाइम चेंज हो रहे होते हैं। तो इसके लिए नेगेटिव मार्क तो है नहीं अपने को, तो क्या करो, अगर लग रहा है कि भाई यार एकदम एकदम क्वेश्चन ही गलत है या आउट ऑफ द सीन है और मुझे आ ही नहीं रहा है, ऐसा वाला नौबत आ गया, तो भी आपको लास्ट में उसको लिख देना है, उससे कनेक्टेड जो भी लग रहा है आपको, ठीक है, हो सकता है नंबर मिल जाए। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। आई होप ये चीज आपको हेल्प करे, ठीक है। कुछ जरूरी नहीं है कि एकदम सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेपर हो, अभी अपन ने देखा है ना, और एकदम मतलब यूट्यूब पे भी हमने देखा लगभग हर प्रेजेंटेशन वीडियो में लगभग यही बनाया है कि आप रफ वर्क लास्ट में करो, ठीक है, इसके बाद मतलब दुनिया भर की चीजें थी विच इज नॉट दैट नेसेसरी। कट भी हो सकता है, अपन ने देखा भरा भरा भी हो सकता है, बट कुछ चीजें दिमाग में रखनी है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहें, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। Download the app now.